गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना जो चैप्टर चल रहा था वो था बायोमोलिक्यूल्स या जैव अणु, जिसमें हमने एक बड़ा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने पार्ट 6 पार्ट 7 में प्रोटीन के बारे में बात की थी। आज अपना पार्ट 8 मतलब 8वां इस भाग है इसका, जिसमें हम प्रोटीन की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आपने अब तक जो वीडियो देखे उस वीडियो की इससे तुलना करना और ये बताना कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा या क्या पहले वाले वीडियो से इसमें अंतर लगा। अगर कुछ कमी है तो वो भी कमेंट्स के रूप में ज़रूर बताना। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा है प्रोटीन की संरचना। तो प्रोटीन की संरचना की बात करें तो जो प्रोटीन होता है वो किससे मिलकर बना होता है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है वो किससे बनती है? पेप्टाइड से। तो पहले हम किसके बारे में आज बात करेंगे? पेप्टाइड के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो देखो यहाँ हम लिखते हैं पेप्टाइड टाइड्स। सबसे पहले कि पेप्टाइड होता क्या, उसको समझने के लिए मैं 2 अमीनो एसिड बना रहा हूँ सिंपल से। H2N CH H C डबल बॉन्ड O OH प्लस H2N CH CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो हमने यहाँ 2 अमीनो अम्ल की संरचना बनाई है। अब बेटा इन दोनों अमीनो अम्ल को आप गौर से देखोगे तो दोनों अमीनो अम्ल में एक चीज़ कॉमन है कि इधर वाले हिस्से की तरफ एमिनो समूह है जिसको हम एन टर्मिनल कहते हैं दोनों तरफ, और इधर वाली तरफ है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसको हम सी टर्मिनल कहते हैं। तो कोई भी अमीनो एसिड होगा उसका एक टर्मिनल एन टर्मिनल होगा और दूसरा टर्मिनल सी टर्मिनल होगा। एन टर्मिनल को सदैव लेफ्ट साइड रखा जाता है और सी टर्मिनल को सदैव राइट साइड रखा जाता है। जब 2 अमीनो अम्ल आपस में मिलते हैं तो एक अमीनो अम्ल का सी टर्मिनल दूसरे अमीनो अम्ल के एन टर्मिनल के साथ बॉन्डिंग बनाता है। तो उस दौरान वहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है और उन दोनों के मध्य एक बंध बनता, बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड को बोलते हैं हम पेप्टाइड बंध। देखो यहाँ समझते हैं इसको कि H2N और यहाँ में लिखा H2N। इस एमीन को चाहो तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ये H यहाँ ऐड कर दिया। अब क्या होता है, यहाँ से OH और यहाँ से H, जल का अणु क्या हो गया? बाहर चला गया। तो कौन सी स्ट्रक्चर बनती है आपकी? H2N CH H C डबल बॉन्ड O N NH साथ में दिया, फिर CH CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो इन दोनों की बॉन्डिंग से ये स्ट्रक्चर बनी है। अब इन दोनों के मध्य जो बॉन्ड है, इन दोनों के मध्य ये जो बॉन्ड बना है, इस बंध को हम बोलते हैं बेटा पेप्टाइड्स बॉन्ड। और ये जो कंप्लीट अणु बना है इस अणु को हम बोलते हैं पेप्टाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी 2 अमीनो एसिड आपस में मिलेंगे तो उनसे वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो बाहर निकल जाएगा और उनमें बॉन्डिंग होगी। उस बॉन्डिंग को हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बंध, और वो अणु बना है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड। तो उम्मीद है कि इतना आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब यहाँ से हम बात करते हैं, कुछ चीज़ें समझनी है। हाँ, एक चीज़ और, इन दोनों के नाम आपने लिखे थे पहले वाली क्लास में, तो इन दोनों के नाम आप कमेंट्स में ज़रूर बताना है। अब हम आगे बात करें कि यहाँ से आपको 2 चीज़ें समझनी हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ आपके अल्फा एमिनो अम्ल थे। तो अल्फा अमीनो अम्ल जब आपस में मिले तो हमने बनाया पेप्टाइड।
क्या बना, अल्फा अमीनो एसिड के आपस में मिलने पर क्या बन गया बेटा, पेप्टाइड बन गया। अब ये पेप्टाइड भी 3-4 प्रकार के होते हैं, समझने की कोशिश करना। एक तो होता है बेटा आपका ओलिगोपेप्टाइड, क्या लिखा है, ओलिगोपेप्टाइड। एक होता है आपका पॉलीपेप्टाइड, और एक हम लास्ट में लिख देते हैं हम प्रोटीन। अब समझो, यदि किसी पेप्टाइड में, ये सब पेप्टाइड यही प्रकार है, यदि किसी पेप्टाइड में 2 से लेकर 9 तक एमिनो एसिड हो, क्या हो, एमिनो एसिड हो, तो उसे हम बोलते ओलिगोपेप्टाइड। यदि उसमें एमिनो अम्ल की संख्या 10 से लेकर 100 तक है तो पॉलीपेप्टाइड, और 100 से ज़्यादा है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटीन। तो उम्मीद होगी कि इतनी सी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आई होगी। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि इस साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वो प्रश्न ये था कि कौन सा अमीनो अम्ल प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता है। तो आप सबने पढ़ा था कि अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के। किसी भी अमीनो अम्ल की कॉमन स्ट्रक्चर ये होती है C, कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, तो एक तरफ होता है C डबल बॉन्ड OH, एक तरफ होता है NH2, यहाँ इससे इस कार्बन की वैलेंसी से एक मैंने जोड़ दिया H, और यहाँ होता है R समूह, एल्काइल समूह। तो किसी भी अमीनो अम्ल की संरचना में केवल R चेंज होता है। तो आपका सबसे सरल अमीनो अम्ल का नाम क्या था, ग्लाइसिन। अब सुना, इस कार्बन से चारों समूह जुड़े होते हैं। ग्लाइसिन में यहाँ पर क्या आता है, H। इसके अलावा जितने भी अदर समूह होंगे वहाँ पर क्या आएगा, R। तो R होने का मतलब है कि इस कार्बन से जुड़े चारों समूह अलग है। जब किसी कार्बन से जुड़े चारों समूह अलग होते हैं तो उस कार्बन को हम बोलते हैं असमित कार्बन। और जिन यौगिकों में असमित कार्बन पाया जाता है वो प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। जिन यौगिकों में असमित कार्बन पाया जाता है वो क्या होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। लेकिन ग्लाइसिन में क्या होता है कि यहाँ पर H होता है, तो कार्बन से जुड़े चारों समूह अलग अलग नहीं होते, इसके कारण से ये कार्बन असमित नहीं होता है। इसी कारण से जो ग्लाइसिन है वो प्रकाशिक सक्रिय कंपाउंड नहीं होता है। अब आते हैं बेटा अपने टॉपिक में, मेन टॉपिक पर, प्रोटीन की संरचना। बेटा प्रोटीन की संरचना को समझाने के लिए प्रोटीन की 4 संरचना दी गई है। प्रोटीन की संरचना को समझाने के लिए प्रोटीन की कितनी संरचना दी गई है, 4। सबसे पहली संरचना की हम बात करते हैं प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब बात करते हैं प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो यहां से समझते हैं कि प्रोटीन की प्राथमिक संरचना से हमें क्या पता चलता है। तो कोई भी प्रोटीन होगा वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होगा, और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं अमीनो अम्ल से बने होंगे। तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना से हमें विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल, उनकी संख्या तथा उनके क्रम, किस क्रम में व्यवस्थित है, इसकी जानकारी मिलती है। इतना से याद करना है कि प्रोटीन की प्राथमिक संरचना से कि उस प्रोटीन में कौन कौन से अमीनो अम्ल है, उनकी संख्या क्या है और उनका क्रम क्या है, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना से मिलती है। अब इसको हम समझते हैं। आप लोगों ने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जिसको हम शॉर्ट में किससे लिखते हैं, HB से। हीमोग्लोबिन में 574 अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड को भी आप शॉर्ट में बार बार बड़ा लिखो तो शॉर्ट में A लिख सकते हैं, डबल A। तो हीमोग्लोबिन में कितने अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, 574। बेटा ये क्वेश्चन मैंने किसी न किसी वीडियो के अंदर आपसे पूछा था। तो 574 अमीनो एसिड होते हैं।
अब इन 574 अमीनो एसिड का एक क्रम होता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि अगर उन 574 अमीनो एसिड में एक क्रम होता है ग्लूटामिन अमीनो एसिड, ग्लूटामिन, यदि ग्लूटामिन अमीनो एसिड के स्थान पर कौन सा अमीनो एसिड आ जाए, वेलिन, ग्लूटामिन अमीनो एसिड के स्थान पर यदि वेलिन अमीनो एसिड आ जाता है तो मनुष्य को एक रोग हो जाता है, उस रोग का क्या नाम होता है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 574 अमीनो एसिड है उनका एक निश्चित क्रम है, अगर उनमें से आपने एक को भी आगे पीछे एडजस्ट कर दिया तो अमीनो एसिड जो प्रोटीन के जो जैविक गुण है उनमें परिवर्तन हो जाता है। तो क्वेश्चन अच्छा बनता है कि हीमोग्लोबिन में यदि ग्लूटामिन अमीनो एसिड के स्थान पर क्या आ जाए, वेलिन, तो मनुष्य को सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। इसके बाद एक आपके हार्मोन का नाम आता है इंसुलिन, सबने नाम सुना है, क्या लिखा है, इंसुलिन। इंसुलिन में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 51। इंसुलिन में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 51 होती है। और सब जानते हैं इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग, डायबिटीज, कौन सा रोग होता है बेटा, डायबिटीज, या जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मधुमेह रोग, मधुमेह रोग। एक वैज्ञानिक था फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर ने इंसुलिन की संरचना दी थी, इसी के कारण फ्रेडरिक सेंगर को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये सब बातें हमने किसके बारे में की है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना के बारे में। अब हम बात करें प्रोटीन की दूसरी संरचना, तो सेकेंड नंबर, प्रोटीन की द्वितीय संरचना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब क्या होता है कि प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं और इन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में हमने पढ़ा था कि प्रोटीन होता है वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। तो प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में हाइड्रोजन बंध के कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण एक विशिष्ट संरचना बन जाती है जिसे हम प्रोटीन की द्वितीयक या सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। नंबर 1 अल्फा हेलिक्स संरचना, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। दूसरी नंबर 2 बीटा चपटी सीट या बीटा लहरियादार चद्दर संरचना। तो पहले हम बात कर लेते हैं अल्फा हेलिक्स संरचना। तो प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है वो दो प्रकार की हो सकती है। पहली होती है अल्फा हेलिक्स संरचना। इसको हम यहाँ से समझते हैं कि नॉर्मली एमिनो एसिड को हम इसी फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं H2NCHRC⋯OH। जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में अमीनो एसिड जुड़ता है, यदि इस जो एल्किल समूह है, यदि इस एल्किल समूह का आकार बड़ा होता है, एल्किल समूह का आकार बड़ा होता है, तो एक एमिनो समूह का, आपको याद होगा कि हमने लिखा था पेप्टाइड बन स्ट्रक्चर बनती थी C⋯ONH। तो इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। इस हिस्से को तो हम बोलते हैं कीटो और इसको बोलते हैं एमिनो। ये तो हो गया आपका कीटो समूह और इसको बोल देते हैं हम एमिनो समूह। तो यदि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में एल्किल समूह बड़ा हो तो क्या होता है कि एक अमीनो अम्ल की जो एक इकाई है उसका कीटो समूह है, चौथे अमीनो अम्ल के
एमिनो समूह के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, और हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण उसकी संरचना में हेलिक्स में कुंडलन उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसको अल्फा हेलिक्स संरचना देती। बात क्या याद करनी वो सुन लो कि ये श्रृंखला कब निर्माण होगी, जब अमीनो एसिड में R समूह का आकार क्या बड़ा हो, जिसके कारण एक अमीनो अम्ल की इकाई का कीटो समूह चौथे अमीनो अम्ल इकाई के एमिनो समूह के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जिसके कारण उनकी एक विशेष संरचना बन जाती है जिसमें कुंडलन उत्पन्न हो जाता है। इस कारण से इसको अल्फा हेलिक्स संरचना नाम दिया गया। अब बेटा कुंडलन भी दो प्रकार से हो सकता है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो याद करना कि प्रोटीन में जो अल्फा हेलिक्स संरचनाएं होती है उन सब में दक्षिणावर्त कुंडलन होता है, अर्थात राइट हैंड होता है, और अल्फा हेलिक्स जो संरचना होती है वो लचीली होती है। क्या होती है? लचीली होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आपने नाम सुना है ऊन, बाल और मांसपेशियों में जो प्रोटीन पाया जाता है, ऊन, बाल और मांसपेशियों में जो प्रोटीन पाया जाता है वो अल्फा हेलिक्स संरचना के रूप में ही होता है। इसके बाद हम आगे बात करें प्रोटीन की सेकेंडरी संरचना का दूसरा भाग, बीटा चपटी सीट या बीटा लहरियादार चद्दर संरचना। बेटा इस संरचना में क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं उन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं ऐसे खुली हुई बिखरी हुई सी होती है कि जैसे एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला इस प्रकार से और दूसरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला इस प्रकार से ऐसे बिखरी हुई सी होती है, और इन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में एक श्रृंखला का कीटो समूह दूसरे वाले एमिनो समूह के साथ हाइड्रोजन बंध बना देता है, और हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण ये संरचना इसे चद्दर के समान लगती है। इस कारण से इसको बीटा चपटी सीट या बीटा लहरदार चद्दर संरचना नाम दिया गया है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं खुली हुई अवस्था में होती है जिसमें हाइड्रोजन बंद होने के कारण वो खिंचा हुआ सा महसूस होता है और वो चद्दर के नुमा नज़र आता है। यहाँ पर विशेष बात याद रखनी है कि ये संरचना लचीली नहीं होती है, ये मुलायम होती है, और मुलायम होने के कारण ये जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है वो एक दूसरे पे फिसल जाती है। एग्जाम्पल बात करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम क्या लिखते हैं? सिल्क। जो सिल्क होता है उसमें कौन सी बीटा चपटी सीट संरचना पाई जाती है। तो प्रोटीन की संरचना की जब हमने बात की तो दो संरचनाएं हमने पढ़ ली, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना और प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आगे बात करें हम इसमें कि थर्ड स्ट्रक्चर आती है आपकी प्रोटीन की तृतीयक संरचना या टर्सरी स्ट्रक्चर। सबसे पहले बात तो आपको याद करना है कि प्रोटीन की जो तृतीयक स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? त्रिविमीय होती है। प्रोटीन की जो तृतीयक संरचना होती है वो कैसी होती है बेटा? कैसी होती है? त्रिविमीय होती है। और ये संरचना का निर्माण कब होता है? जब आपने प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ी थी उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर या द्वितीयक संरचना में और अधिक वलन हो जाए, और अधिक कुंडलन आ जाए, और अधिक वलन हो जाए तो प्रोटीन की तृतीयक संरचना का निर्माण होता है। और प्रोटीन की जो जैविक सक्रियता, प्रोटीन की जैविक सक्रियता के लिए यही संरचना जिम्मेदार होती है। इसके अलावा आपने पढ़ा था कि प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, रेशेदार और गोलिकाकार। तो रेशेदार या गोलिकाकार प्रोटीन की संरचना के लिए जिम्मेदार भी कौन सी संरचना होती है? प्रोटीन की तृतीयक संरचना। तो यहाँ से कमेंट्स में क्वेश्चन का आंसर देना, रेशेदार प्रोटीन के दो उदाहरण कमेंट्स में बताना जरूर। अब इसके बाद हम नंबर बात करें प्रोटीन की चतुष्क संरचना। क्या लिखा है?
प्रोटीन की चतुष्क संरचना। सबसे पहली बात तो बेटा आपको याद करनी है कि सभी प्रोटीन की ये संरचना नहीं पाई होती है, मतलब चतुष्क संरचना है वो सभी प्रोटीन में नहीं होती है। अब इस संरचना में क्या होता है कि कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, मतलब कुछ प्रोटीन ऐसे होंगे जिनमें जो पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती है वो 2 या 2 से अधिक होती है, 2 या 2 से अधिक होती है। इन श्रृंखलाओं को हम बोलते हैं उप श्रृंखला। इन श्रृंखलाओं को हमने क्या नाम दिया? उप श्रृंखला। और ये उप श्रृंखला दिक् स्थान मतलब स्पेस में किस प्रकार से व्यवस्थित होती है उसी को हम प्रोटीन की चतुष्क संरचना कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रोटीन की चारों संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद इसका एक छोटा सा क्वेश्चन और है। पर्सन नॉर्मली जानना कि प्रोटीन की कौन सी संरचना से हमें प्रोटीन में अमीनो अम्ल की संख्या उनका क्रम पता लगे, तो आंसर रखना प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। और यहाँ पर ये भी रखना है कि रेशेदार और गोलिकाकार प्रोटीन का निर्माण कौन सी संरचना से होता है, तो प्रोटीन की तसरी तृतीयक संरचना से। इसके बाद हम आगे बात करें प्रोटीन का विकृतीकरण। क्या लिखा है बेटा? हमने लिखा है प्रोटीन का विकृतीकरण। तो बेटा होता क्या है कि प्रोटीन की जो प्राकृतिक संरचना है उसका बिखरना, उसका टूटना क्या कहलाता है? प्रोटीन का विकृतीकरण। तो यहां लिख सकते हैं कि प्रोटीन की प्राकृतिक जो संरचना है उसका बिखरना, उसका टूटना क्या कहलाता है? प्रोटीन का विकृतीकरण। अगर प्रोटीन के लिए हमने पीएच है, ताप है, दाब है या रासायनिक कारकों में यदि हमने परिवर्तन किया तो उससे प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक, इंपॉर्टेंट बात रखना, इनमें परिवर्तन करने से प्रोटीन की कौन सी द्वितीयक या द्वितीयक एवं तृतीयक संरचना है वो नष्ट हो जाती है। मतलब ये होता है कि उनके मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो टूट जाती है और जो कुंडलन था वो थोड़ा कम हो जाता है। तो प्रोटीन के विकृतीकरण के कारण प्रोटीन की द्वितीयक तथा प्रोटीन की तृतीयक संरचना नष्ट हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि अगर प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में एक अमीनो अम्ल का भी क्रम चेंज हो गया तो पूरा प्रोटीन चेंज हो जाता है। अगर प्रोटीन की विकृतीकरण का हम उदाहरण लेना चाहें तो जैसे दूध का स्कंदन होना, बोलते हैं ना दूध का फटना, कोई मतलब है कि दूध का स्कंदन होना। अंडे को जब हम गर्म करते हैं तो सफ़ेदी होती है, उसका उबलना, उससे पानी बाहर निकल जाता है। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है? प्रोटीन का विकृतीकरण। तो आज के चैप्टर में हमने प्रोटीन को कंप्लीट पढ़ लिया है। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना एंजाइम, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर में 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। जो बड़े चैप्टर थे, बड़े टॉपिक थे, वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद इसमें जैसे एंजाइम क्या होता है, हार्मोन है, विटामिन्स है, न्यूक्लिक एसिड, सिंपल टॉपिक है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।